ब्यूरो रिपोर्ट में खुशामदीद। मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, अगर हम ओवरऑल आज की खबरों का जायजा लें तो 2-3 इशू जो थे, बल्कि मैं कहूं कि 3-4 इशू बड़े इंपॉर्टेंट रहे। एक तो यह था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की मकबूजा कश्मीर की जो हेयरिंग हुई है और जो वहां पे समाअत के दौरान जो सारे मामलात सामने आए हैं, वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इसी हवाले से जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की मकबूजा कश्मीर के हवाले से समाअत हुई और जो मामलात सामने आए, उस हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान जो है वो सामने आया है। साथ ही साथ कुछ जराए ये कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब ने भी आज जो हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों का एक इजलास बुलाया है, उन्होंने भी इसमें कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के मुकदमे पर पानी फेर दिया। बहरहाल इस बात की भी हम यकीनन डिटेल लेंगे अपने ब्यूरो चीफ से, और साथ ही साथ हम यकीनन बात करेंगे करतारपुर का जो नवंबर में इफ्तिताह होने जा रहा है उस हवाले से। तो ये 3-4 एक अहम इशू हैं जिन पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज की इस ब्यूरो रिपोर्ट में हमारे साथ हमारे चीफ मौजूद होंगे, जो मेरा साथ देंगे। इस्लामाबाद से तारिक चौधरी साहब हैं, कराची से रफत सईद साहब हैं, लाहौर से अनवार हाशमी साहब और क्वेटा से मुजीब अहमद साहब। अब जैसे कि मैंने बात की है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो हेयरिंग थी, उसमें बहुत सारी नई चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। अगरचे हमने पहले भी अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें जो है इस हवाले से की थी और कुछ खदशात का इजहार किया था, लेकिन आज जो चीजें सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है कि मामूलात जिंदगी कश्मीर में बहाल करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी कि भारतीय चीफ जस्टिस का जम्मू कश्मीर जाने का भी ऐलान है। इसके अलावा लॉकडाउन के मामले पर जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के साथ ये मामला उठाया जा सकता है, यह भी कहा गया। और इसी तरह के और कई मामलात हैं जो कि आज जेर बहस रहे सारा दिन। लेकिन इन सारी चीजों पर बात करते हैं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कश्मीर में जिंदगी सिसक रही है, आवाम को अदालत तक रसाई नहीं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मामूलात जिंदगी बहाल किए जाएं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी मकबूजा वादी की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर दरखास्तों की समाअत भारतीय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाजी कारकुन अनाक्षी गांगुली ने मौकफ अपनाया। वादी में सैकड़ों बच्चे कैद हैं। अदालत बच्चों पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करे जिन्हें हाई कोर्ट कमेटी देख रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसके लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपील करें, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि पाबंदियों के बायस ये नामुमकिन है। हाई कोर्ट आम आदमी की पहुंच से दूर है। पाबंदियों से मुतालिक दूसरी दरख्वास्त की समाअत करते हुए कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को भी मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत दे दी। दरखास्तों पर मजीद समाअत 30 सितम्बर को होगी। पाकिस्तान ने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मौक़िफ़ की तायद की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय अदालत का हुक्म पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत है। कश्मीर मकबूजा कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। हिंदुस्तान का नैरेटिव जो दुनिया को वो सेल कर रहे थे कि वहाँ हालात माँ सिवाय चंद जगहों के मामूल के मुताबिक हैं, उसकी नफी हो जाती है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ खुद भारत के अंदर से उठती आवाज, दुनिया भर से मोदी सरकार पर लानतान इस बात की तस्दीक है कि कश्मीर में जारी मजालिम अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने के करीब हैं। आपने रिपोर्ट देखी और यकीनन ये सारी उन्हीं बातों का अहाता कर रही है जिसके बारे में यकीनन हम अपने ब्यूरो चीफ से बात करेंगे। और सबसे पहले इसके लिए मैं जाऊंगी इस्लामाबाद और वहां पर तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपने रिपोर्ट भी देखी और मैं इससे पहले भी एक बात कर रही थी कि हमने कुछ हफ्ते पहले ये बात की थी कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जो समाअतें होंगी और इस पर बात होगी तो हमें क्या तवक्कात हैं। आज जो कुछ सामने आया, आप क्या समझते हैं कि वो आपकी तवक्का के ऐन मुताबिक था या उससे थोड़ा सा हट के था?
देखिए, इसलिए मेरी तवक्को के मुताबिक है कि मुझे मेरा ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक गोल मोल फैसला देगी, और वही मेरी राय में, मेरी इंटरप्रिटेशन में तो वही गोल मोल फैसला है। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने वेलकम किया है, और ये बात इसलिए भी दुरुस्त है वेलकम करने की कि कम अज़ कम एक जो हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ था कि भारत में हालात नॉर्मल नहीं है, मकबूजा कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं हैं, तो उन्होंने जब ये कहा कि नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए, तो उन्होंने कश्मीरी अवाम की जो प्लाइट है, कश्मीरी अवाम की जो इब्तला है, उसको तो मान लिया। लेकिन जहाँ तक इस डिसीजन का ताल्लुक है, वो इसलिए गोलमोल है कि इसमें बहुत सारे अगर मगर हैं। मसलन एक तो सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऑब्जर्वेटरी अदारा नहीं है कि वो ऑब्जर्वेशन दे के तो वो बरी ज़ुम्मा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को एक अदालत की तरह ये फैसला देना चाहिए था कि वहाँ मकबूजा कश्मीर में जो कर्फ्यू है उसको लिफ्ट किया जाए। तो ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा कि नॉर्मलसी ऑफ लाइफ को रिस्टोर किया जाए, लेकिन साथ साथ मेरी ज़ाती राय में, इंतहाई हम्बल ज़ाती राय में, उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन का फैसला इख्तियार भी मरकजी हुकूमत को उन्होंने कहा है कि वो रिस्टोर करे, लेकिन ये भी देखे कि कहीं इससे नेशनल इंटरेस्ट जो है मुतासर नहीं होता तो ना हो। अब जो मरकजी हुकूमत है वो तो जब चाहे जितना सा चाहे इस कर्फ्यू को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आड़ में लटका सकती है, उसको तवालत दे सकती है, ये कहकर कि जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ जो एक इंसर्जेंसी है उसको ख़त्म किया गया तो उससे कौमी मफाद ख़राब होगा, अमन ख़राब होगा, ये होगा वो होगा। हुकूमतों के पास बहुत से बहाने होते हैं। दूसरी बात जो है उन्होंने यानी नेशनल इंटरेस्ट के साथ उन्होंने उसको अटैच करके तो बाकायदा तौर पर अपने ही फैसले को उन्होंने उसको दूसरा रुख दे दिया है। फिर आप देखें अगर कि जो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इसी वादी के फॉर्मर, उनको जो कहा है कि वो वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, बिल्कुल ठीक है वो वहाँ जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये कहा है कि जब वो बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, कुछ स्पीच नहीं कर सकते। तो आप खुद देखिए कि क्या वहाँ वो T20 मैच देखने जा रहे हैं। एक ऐसा इलाका, एक ऐसा खित्ता जो कि पूरी उसके 80 लाख अवाम जो हैं यरगमाल बने हुए हैं, अगर वो वहाँ जाकर किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, अवाम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो वो वहाँ जाके क्या करेंगे। जो फौज है जिनके कब्जे में वो मकबूजा वादी है, वो उनको अपनी मर्जी की जगह पर जाने देगी, मर्जी की जगह पर जाएंगे और वहाँ पता नहीं वो किसी से मिल भी नहीं पाते, किसी से उसका इब्तला में जो गिरा हुआ है, मुसीबत में गिरा हुआ है कश्मीरी है, उससे उसकी राय नहीं जा सकते, उसकी मुश्किलें जान सकते, तो वो क्या करेंगे जाके, और उनकी जो वापस आके रिपोर्ट देंगे उसकी क्या अहमियत होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गोलमोल मायूस फैसला दिया है। उसको चाहिए था कि बड़े खुल के एक अदालत की तरह, जिस तरह अदालतें लोगों को इंसाफ फराहम करती हैं, उनको इंसाफ फराहम करने के लिए बाकायदा एक अच्छे वाज़ेह अल्फाज में फैसला देना चाहिए था। हमने वेलकम किया तो अच्छा किया, वेलकम इसलिए किया कि कम अज़ कम कश्मीरी अवाम की राय पहुंच गई, लेकिन उससे हाँ उस फैसले को तब हम खुशामदीद जरूर कहेंगे कि अगर उसके नतीजे में कश्मीरी अवाम के मसाइब में कमी आ सके। जी, कमी आ सके। अनवर हाशमी साहब, तारिक चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि गोलमोल फैसला है, लेकिन मैं जो फैसला और मजीद उसकी तफसीलात पढ़ रही थी उसमें भारतीय चीफ जस्टिस ने खुद जम्मू कश्मीर जाने का ऐलान भी किया है। तो अगर वो चले जाते हैं और फिर जो चीज़ें मुख्तलिफ बयानात आए समात के दौरान उनके सामने, तो उसके बारे में भी बड़ी अजीब अजीब सी बातें आई जो उन्होंने किया है वहां खुद जाने का। आपको नहीं लगता कि ये एक हौसला अफजा चीज है कि जाहिर है जब चीफ जस्टिस वहां पे जाएगा और खुद अपनी आंखों से चीजें देखेगा और हो सकता है कि वहां पे लोगों को भी सुने, तो वो कम से कम मोदी हुकूमत के झूठों से तो हट के चीज होगी, हकीकत के करीब होगी। आप क्या समझते हैं? देखिए फिर तारिक चौधरी साहब जिसको गोलमोल कह रहे हैं ना, उसे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना। तो ये फैसला तो यकीनन इस नौयत का था। अब आप देखें इसमें दो पहलू हैं इस फैसले में कि एक हिस्से में मोदी सरकार को बेनकाब किया गया है और इस फैसले के दूसरे हिस्से में जो भारतीय अदालत उज़्मा है वो खुद बेनकाब हुई है इस अंदाज में कि पहली बात यह है कि भारत का ये मौक़िफ़ जो है वो रद्द कर दिया गया है कि वहाँ कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही, वहाँ मामूलात ज़िंदगी
مطابق چل رہے ہیں. اس فیصلے میں یہ پروف کیا گیا ہے پہلے شواہد کے ذریعے کہ وہاں حالات نارمل نہیں ہیں, اس لیے فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہاں حال مطابق لایا جائے. معمول کے مطابق لانے کا مطلب ہے کہ پہلے تو بنیادی چیز ہے کہ کرفیو ہٹایا جائے, کرفیو موجود ہے, شہری آزادی دی جائے تاکہ لوگ گھروں سے نکل کے ہسپتالوں کا رخ کریں, اپنی خریداری کریں, کھانے پینے کی اشیاء خریدیں, بچوں کے سکول کھلیں. یہ تو ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ وائلیشن ہو رہی تھی. دوسری بات, جس طرح بار بار مشروط چیزیں کی گئی ہیں کہ اگر آپ نے غلام نبی آزاد کو اجازت دی ہو تو مشروط کر دیے کہ آپ نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ نظر بند ہیں, ان کی درخواست کو ابھی اعتراض لگا کے روک دیا گیا ہے, اس لیے ان کی نظر بندی بھی ختم نہیں کی جا رہی. یہ 2-3 پہلو ایسے ہیں جس سے عدالت مثلا ایک اجازت دیں, جو بہت بنیادی نقطہ ہے. اصل ایشو تو یہ تھا, جو درخواست گزار جو مقامی اخبار کا ایڈیٹر تھا, کہ یہ جو آرٹیکل 370 لاگو کیا گیا تھا, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مسلط کی گئی ہیں. تو وہاں پہ سرکاری وکیل نے سماعت کے دوران یہ درخواست کی تھی کہ اس آرٹیکل کو ابھی کائنڈلی نہ چھڑیں, پڑوس ملک یعنی پاکستان میں بھی سبکی ہوگی اور جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی سبکی ہوگی, تو اس کو کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے. تو اتنا بنیادی ایشو عدالت نے تسلیم کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ کے سپرد کرتے ہوئے اکتوبر تک وہ بنیادی سماعت تو پہلے ہی ملتوی کر دی ہے. تو اس سے بھی عدالت کا اپنا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے. تو شاہ محمود قریشی کا جو رد عمل آیا ہے حکومت پاکستان کا, جی جی لیکن سوری میں بتاتا ہوں ایک لائن میں, میں ایک لائن میں کلیئر کر دیتا ہوں. بنیادی طور پہ جب درخواست گزار نے بتایا کو کہا گیا کہ آپ وہاں کی کشمیر کی ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئے, تو اس نے کہا جناب وہاں جانے کی کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا, اتنی رکاوٹیں ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہاں جانا پڑے گا, میں دیکھوں گا کہ کون رکاوٹ بنتا ہے. تو اس زمرے میں بھی جو ہے بھارتی سرکار بے نقاب ہوئی ہے کہ وہاں کی ہائی کورٹ تک رسائی دینا بھی ناممکن ہے. اس تناظر میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کا وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ کے حالات کیا ہیں کہ لوگ وہاں پہ درخواست تک نہیں دے سکتے. جی فرزانہ. ٹھیک, رفعت سعید صاحب, ہمارے 2 بیورو چیف جو ہیں وہ کچھ زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے, لیکن میں جب وہ پروسیڈنگز کی تفصیلات دیکھتی ہوں تو اس میں ہمیں 2-3 نکتے بڑے اہم نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ معمولات جو زندگی ہے ان کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے, میڈیکل, ہسپتال اور دیگر کاروبار کھولنے کا حکم دیا ہے. ہمارا جو بنیادی نکتہ ہے کافی عرصے سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو باہر آنے دیا جائے. جب وادی کے لوگ باہر آئیں گے تو وہ اپنی آواز مناسب انداز سے اٹھا سکیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا رفعت کہ یہ ایک قدم تو ہم آگے بڑھے ہیں؟ کہیں کسی حد تک میری بھی رائے وہی ہے. مبہم فیصلہ ہے, بھارتی سپریم کورٹ دباؤ کا شکار نظر آئی اور واضح طور سے نظر آیا ہے کہ نریندر مودی کی جو حکومت ہے اس کا ایک دباؤ موجود ہے. جیسا کہ انوار ہاشمی کیا کہ یہ کہا گیا کہ پاکستان سے سبکی ہوگی, تو مصلحت کا شکار تو وہ نظر آئے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو اتنی چیزیں سامنے اب آنا شروع ہوئی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی میڈیا پہ, یورپین میڈیا پہ جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں سامنے, جس قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے گزشتہ 1 ہفتے میں, جو آپ خاص طور سے دیکھیں کہ یورپین میڈیا میں جو رپورٹ آئی ہیں پہلی مرتبہ وہ ہم نے تو دیکھی کہ جس طرح اسپتالوں میں لوگ آنے سے خوفزدہ ہیں کہ وہاں سے فوج اٹھا کر لے جائے گی بھارتی فوج کسی بھی الزام میں. زخمی حالت میں جو لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ان کی صورتحال سامنے آئی, تو اس کی روشنی میں یہ سماعت ہوئی تھی. اور پھر فاروق عبداللہ کی جو گرفتاری ہوئی ہے PSA پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت, اس پر خود بھارتی صحافی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ بھارت نواز جو لوگ تھے ان کی گرفتاریوں سے, ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے سے شدت پسندی فروغ پائے گی. تو اب جو وہاں پر کشمیری ہیں جب وہ باہر نکلیں گے, اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کبھی بھارت کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کی رائے بھی آپ کے سامنے ہے. محبوبہ مفتی بھی گرفتار ہیں, فاروق عبداللہ بھی گرفتار ہیں, ان کے صاحبزادے بھی گرفتار ہیں, اور غلام نبی آزاد کے بارے میں تو آپ نے ابھی سنی لیا کہ وہ کن ہدایات کے تحت انہیں وہاں جانے کی اجازت ملی ہے, وہ کیا کر سکیں گے. میں پھر یہی کہوں گا کہ جو رویہ اپنایا گیا ہے, آپ انسانی حقوق کی تنظیموں کو, ہیومن رائٹس کمیشن کو, ان تمام لوگوں کو وہاں جانے دیں, ریڈ کراس کو وہاں جانے دیں. اس کے بعد صورتحال جو آئے گی سامنے
وہی صحیح صورتحال ہوگی. ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ فلٹر ہو کر آ رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک بظاہر ایک اخبار کے ایڈیٹر کی وہ درخواست تھی, تو انہیں یہ کہنا بڑا آسان ہوا کہ دیکھیں وہ میڈیا بھی آزاد ہے, ایف ایم ریڈیو بھی چل رہا ہے, تمام چیزیں. تو ایک آئی واش ہے یہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ بھارتی سپریم کورٹ جو ہے بڑی آزاد ہے, اپنے فیصلے آزادی سے کرتی ہے. کشمیریوں کے ان کے حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے. 370 کے تحت تو ایسا لگ رہا تھا کشمیر میں دودھ کی نہریں بہیں گی, ساری ملازمتیں ملیں گی. وہاں تو کسی کو گھر لینے کی اجازت نہیں ہے. جو دلی میں لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. کشمیری ابھی پچھلے دنوں جو کچھ چیزیں سامنے آئیں, جس انداز سے وہاں سے گلوکار کو نکالا گیا, اسے کوئی گھر دینے کو تیار نہیں ہے, اتنی زیادتیاں یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے ذریعے تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ فیئر ہیں. بالکل فیئر نہیں ہے. جو چیزیں سامنے آئی ہیں انتہائی کربناک ہیں, خوفناک ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو جرمن نشریاتی ادارے پر آئی ہے, وہ ویڈیو جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس نے ہی دنیا کی آنکھیں کھولی ہیں. ٹھیک, بالکل مجیب. رفعت کی باتیں بھی آپ نے سنی, دو اور ساتھیوں کی بھی آپ نے باتیں سنی اس سے پہلے. عدالتیں بھی اگر جمہوریت میں آزاد نہیں ہوتی, وہ جو دعویٰ کیا جاتا تھا بھارت کی طرف سے کہ ایک بڑی جمہوریت اور آزادی اور یہ اور وہ, تو یہ کیا ہے کہ عدالتیں تو آپ کی آزاد ہے نہیں, وہ فیصلے آزادانہ کر نہیں سکتے, ان پہ دباؤ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر یہ جمہوریت کس نام کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جمہوریت کا ایک ڈھونگ ہے جو انڈیا میں رچایا گیا ہے, جو سیکولرزم کے نام پہ بھی وہاں پہ انتہائی مذہب سیاست بن چکی ہے اور سیکولرزم کا نعرہ ہی رہ گیا ہے. اسی طرح ان کی عدالتیں بھی آزاد نہیں ہیں. بابری مسجد اور اس سے متعلق جو فیصلے آتے رہے ان کو ماضی میں یاد رکھنا چاہیے. عدالتوں نے کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دیا, اپنے ملک اور ریاست کے مفادات کو دیکھا ہے, اس میں چاہے کسی کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. آج بھی ان کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے کور اپ کیا ہے مودی سرکار کو, اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی جس سے کشمیری عوام کو ریلیف مل سکے. اگر وہاں پہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو جانے کی اجازت دی جاتی, وہاں پہ کرفیو ہٹایا جاتا, بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی تھیں. تو وہ تو کچھ کیا نہیں گیا, صرف ایک نارملسی کی طرف لانے کی ایک بات کی گئی, وہ بھی تھوڑا سا آگ پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے کی کوشش ہے. اور ہم کچھ زیادہ ہی توقعات لگا بیٹھے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بہت بڑی کامیابی تصور کر رہے ہیں, حالانکہ کامیابی ایسی سچ کوئی ہے نہیں ہے. یہ صرف ایک پردہ ڈالنے کی کوشش ہے کشمیری عوام کے جذبات پہ, اور ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے کہ اب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے, اب معاملات کمیٹی بھی جائے گی اور دیکھے گی بھی صورتحال بہتر ہوگی. ہونا کچھ بھی نہیں ہے, جو مودی سرکار چاہ رہی ہے اسی طرح وہ معاملات کو آگے بڑھائے گی, کشمیریوں کے لیے جینا دوبر کر دے گی, اور اب بھی اس نے کر رکھا ہے. اس لیے اس سے زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کرنی چاہیے. اور جمہوریت کا صرف ایک نعرہ لگایا جاتا ہے سیکولرزم کا, ایسا حقیقت میں بھارت میں ہے. اوکے, مجیب کی باتیں بھی آپ نے سنی, اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس سارے عمل سے, اس ساری چیز سے نہیں ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ آج جو کچھ بھی بھارتی سپریم کورٹ میں ہوا, تمام ساتھیوں کی یہ رائے تھی کہ وہ ایک آئی واش تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ پھر ہم جمہوریت کے ڈرامے کیوں کرتے ہیں جب ملک کی سب سے بڑی عدالت بھی ریاست کے اور حکومت کے تابع ہو, تو پھر جمہوریت کہاں کی. یہ وہ ڈرامے پھر ہمیں بند کر دینے چاہیے جو کہ بھارت مسلسل کرتا آ رہا ہے, اور دنیا بھی, جو سب سے بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ اکثر دنیا کے ممالک بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ساتھیوں نے بات کی کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس کو حوصلہ افزا کہا ہے, تو کس بنیاد پر اس کو حوصلہ افزا کہا گیا ہے, ہمارے ساتھیوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے, یہ جانیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم جیسا کہ بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے, اور کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں موضوع تھا ہمارا بھارتی سپریم کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس حوالے سے. اب اسی حوالے سے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا ایک بیان اس وقت میرے سامنے ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر لانے کا حکم دے
लेकर मोदी सरकार के मुकदमे पर पानी फेर दिया। हमारे चारों ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ हैं और इस पर भी मैं उनकी राय जानना चाहूंगी। तारिक साहब, ये जो बात वजीर खारजा साहब ने की है, असल में वो ये कह रहे हैं कि कल भी हमने कहा था कि हिंदुस्तान तकसीम है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तकसीम पर मोहर लगा दी है। तो अगर आप इस पहलू से हिंदुस्तान की सूरत हाल को देखें तो आपको नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं? देखिए, कुरैशी साहब एक जिम्मेदार मुल्क के जिम्मेदार वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने जो बात की है उन्होंने एक सफारती हदूदों की के अंदर रहते हुए की है और जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो भी दुरुस्त है। बुनियादी तौर पर दुनिया को बताना ये था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान जो दुनिया को बता रहा है वो ये है कि हम जो कहते थे और पाकिस्तान जो कह रहा था, पाकिस्तान के अवाम जो कह रहे थे और मकबूजा कश्मीर के अवाम जो कह रहे थे कि वहाँ पर वादी बंद है, ये बात साबित हो गई। हम कहते थे कि वहाँ लाइफ नॉर्मल नहीं है, ये बात साबित हो गई। हम ये कहते थे कि वहाँ पर लोगों को अद्वियात और ज़रूरत ज़िंदगी नहीं पहुँच रहे, तो ये तो बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गई। हम कहते थे कि वहाँ लोग यरगमाल हैं और जो एक आम नॉर्मल माशरा या आम बस्ती की ज़िंदगी होती है वो नहीं है, ये बात भी आज इस्टेब्लिश होगी। ये सारी बातें उनकी दुरुस्त हैं। वहाँ के 80 लाख अवाम यरगमाल हैं, ये भी दुरुस्त है। लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे, वो अपनी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुँचा सकते, उन तक कम्युनिकेशन के ज़राए बंद हैं, आज़ादी इजहार पर कदगरे हैं, लोग स्कूल नहीं जा सकते बच्चे, हस्पताल जो है वो बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं। आपने देखा होगा कल परसों एक भारतीय सहाफ़ी ने बड़े फ़ख्र के साथ अपनी तरफ से उन्होंने एक वीडियो डाली कि एक इंडियन जो पुलिस ऑफिसर है या शायद BSF का ऑफिसर था, वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है और उन्होंने कहा देखें कि वहाँ कितने नॉर्मल हालात हैं कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो जो कश्मीरी बच्चों के साथ खेल रहा है। हालांकि वो दिखाते हुए भूल गया कि वो सारी मार्केट बंद है, गलियाँ सुनसान है, वीरान है, बियाबान है और वहाँ चंद बच्चे और एक पुलिस ऑफिसर जो है खेल रहा है। तो बात आज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है, लेकिन बात यह है कि दुनिया को तो रियलाइज़ करना है ना। हमने तो बता दिया दुनिया को कि जो कोर्ट है वो भी हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही है, लेकिन अगली बात यह है एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर और मकबूजा कश्मीर के अवाम के जो दुख दर्द हैं उसको यहाँ बैठकर महसूस करते हुए एक शहरी के तौर पर और एक जो ग्लोबल विलेज है उसके शहरी के तौर पर मैं समझता हूँ कि हम इसको मज़ीद वेलकम कहेंगे, सब के सब सारी दुनिया वेलकम कहेगी जब अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में वाकई ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। मुझे आप बताइए इन 40 दिनों से पहले ये जो 40 या 42 दिन है, 43 दिन है जब से कर्फ्यू है, क्या इससे पहले भी वहाँ नॉर्मल लाइफ थी? क्या ये वही खित्ता नहीं है जहाँ पर लाखों लोग जो हैं उनको शहीद किया जा चुका है? यहाँ 7,000 के करीब जो मास ग्रेव्स हैं वहाँ मिली थी। क्या ये वही खित्ता नहीं है कि जहाँ मकबूजा कश्मीर के अवाम अगर वो पुणे में या उसमें हरियाणा में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के ऊपर तालियां में जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है? तो नॉर्मल तो लाइफ वहाँ पहले भी नहीं थी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने और इंसानों को उनके हकूक देने वाले इदारों ने आंखें बंद की हुई थी। तो अब अगर इस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, मैं इसको फैसला नहीं कहूँगा, ये ऑब्जर्वेशन है। फैसला वो होता है जिसमें बाकायदा उस फैसले के जो तरीक़ाकार लिखा जाता है और फिर जो फ्रीक होता है उसको कहा जाता है कि इतने दिन के अंदर, इतने अरसे के अंदर आप इस फैसले पे अमल दरामद करें। कोई ऐसी बात नहीं की गई। इंटरप्रिटेशन की जो इख्तियार है वो भी उनको दे दिया गया है। वो कहेंगे ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल अब नॉर्मल है, लेकिन ये अगर इसको हमने लिफ्ट कर दिया तो फिर उसके नतीजे में नेशनल इंटरेस्ट मुतासर हो जाएगा। दूसरी बात अभी आप कह रही थी, बिल्कुल दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस साहब तशरीफ ले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ जाएं। फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ आपका इख्तियार चलता है, जिस कोर्ट में बैठे हुए हैं, जिस कोर्ट में बैठ के आप पिटिशन सुन रहे हैं, वहाँ तो आप फैसला करते नहीं हैं। और वहाँ जब आप मेहमान के तौर पर जाएंगे, एक विजिटर के तौर पर जाएंगे और विजिट करके आके ज़्यादा एक बयान दे देंगे, उसकी क्या अहमियत होगी? एक जज ने फैसला करना होता है, जजों ने कोई सैर सपाटे नहीं करने होते, जजों ने वहाँ तकरीरें नहीं करनी होती, जजों ने कोई वहाँ जाकर कोई वहाँ उन्होंने अपना कोई रिमार्क्स नहीं देने होते, उन्होंने फैसले करने होते। जिस कोर्ट में जिस कुर्सी पर बैठे थे वहाँ से अगर फैसला आता तो फिर हम मानते हैं कि उसने सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद फैसला किया है। जी ठीक। अनवर हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि वजीर खारजा साहब का जो बयान है, और ख़ास तौर पर अगर मैं थोड़ी सी उसमें एक और बात भी कर लूँ
उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जो है किस मुंह से ह्यूस्टन में जलसा करेंगे, इनका अपना सुप्रीम कोर्ट इनकी कार्रवाई पर एतमाद नहीं कर रहा। तो तारिक साहब ने जो बातें की हैं उनको सामने रखते हुए और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान को सामने रखते हुए आपका क्या तज्जिया है? देखिए, वजीर खारजा की बात यकीनन पूरी दुनिया में सुनी भी जाती है, मॉनिटर भी होती है, रजिस्टर्ड भी होती है, और तारिक साहब ने उनके बयान की जिस अंदाज में तशरीह की है वो बिल्कुल सही है कि वो बैन सतूर क्या कहना चाहते हैं, कर्फ्यू से मुतल्लिक, इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो पेश कर रहा था मुकदमा दुनिया के सामने, वो बहरहाल जुज़वी तौर पे वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने जो की तरफ इशारा, जिस पे जो है शाह महमूद ने कहा है कि ये मोदी सरकार के मुकदमे पे पानी फेर दिया गया। अब आप देखें इसके दो पहलू हैं। एक ये है कि अगर पूरा जोर ये है कि वहां से कर्फ्यू हटाया जाए, कर्फ्यू हटेगा तो आपका जो टारगेट जनरल असेंबली का 27 सितंबर का जो इजलास है उससे पहले कर्फ्यू हटता है, तो इसका मतलब है पूरी कश्मीरी कौम सड़कों पे नजर आएगी, तो जनरल असेंबली को भी पता चलेगा कि ये भारत का टू डांग है जो आज़ादी का मुतालबा करने के लिए तमाम लोग सड़कों पे निकल आए हैं। अगर वो कर्फ्यू नहीं उठाते तो फिर भी जो है ये मुकदमा हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि ये वो भारत का टू डांग है कि जिसने उन शहरियों के घरों में बंद कर रखा है और बाहर फौज खड़ी की हुई है, तो इसका मतलब है कि आज़ादी सल्ब हो रही है। बुनियादी तशरीह ये थी। वजीर खारजा की नज़र 17 सितंबर के यूरोपीय पार्लियामेंट के इजलास पे भी है जिसके एजेंडे में कश्मीर का मुकदमा सुना जाएगा, और फिर 27 सितंबर को जनरल असेंबली का इजलास है। 192 के करीब ममालिक हैं जिन पे हमारी नज़र है, और उससे पहले जो बैठेंगे बंद कमरे में वो 5 बड़े ममालिक पे हमारी नज़र है कि वो उसको किसी करारदाद की शक्ल देते हैं या नहीं है। तो ये नतीजा यकीनन मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे मोदी सरकार को बेनकाब करता हुआ तो नज़र आ रहा है। डिप्लोमेसी के लिए जितनी कोशिशें पाकिस्तान कर सकता था उसने की हैं। अब यकीनन जिम्मेदारी जो है वो उस कोर्ट में आती है अक़वाम मुत्तहिदा की। आखिरी बात, क्योंकि 4 नुकाती चार्टर पे जब अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई थी तो उसमें सबसे पहली जो 2 वो बुनियादी थी कि कौमियतों को की आज़ादी सल्ब नहीं होने दी जाएगी और खितों को जंग से और कशीदगी से बचाया जाएगा। तो इससे बड़ा केस अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास के पास और कोई नहीं हो सकता। उनका भी इम्तिहान होगा और ये इम्तिहान होगा 27 सितंबर को। ठीक, रफत सईद, जो बात अनवर हाशमी ने की कि इम्तहान होगा 27 सितंबर को, इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि 17 सितंबर को यूरोपीय पार्लियामेंट में कश्मीर पर बहस होगी, फिर 27 को हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब तक की सारी सूरत हाल आप थोड़ी देर के लिए अपने सामने रखें, फिर उसके बाद जिन जिन ममालिक से हमारे लिए हमारे मौक़िफ़ के साथ जो लोग खड़े हैं उनको सामने रखें और ओवरऑल पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी का एक रवैया देखें, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब ज़ाहिर है पूरी कोशिश करेंगे वो कि जिस तरह से अंदाज़े बयान है वो भी बड़ा एक पावरफुल होता है, तो आपको क्या लगता है कि हम अपना मुकदमा जीत पाएंगे? देखिए, मुझे अभी ये तो नहीं पता हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान बहुत बेहतर अंदाज से सिफारतकारी कर रहा है, और जिस तरह उन्होंने बताया है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में भी जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली भी है, दीगर फोरम भी हैं, तो हर जगह पर बहुत तरीक़े से बहुत सबूत के साथ अपना मुकदमा उठाया है, और उसी के नतीजे में जो पजीराई है वो मिल रही है माजी की बनिस्बत। इसमें बहुत ज़्यादा हम सियासी हुकूमत का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की इनपुट है, तो खारजा पॉलिसी ऐसे ही नहीं बनती है, और फ़िलहाल पाकिस्तान में अब नज़र आ रहा है कि उसको एक मरबूत तरीके से चलाया जा रहा है। अब जहाँ तक एक बात, एक और थोड़ी सी एक बात कहूँगा कि हम थोड़ा सा बहुत जल्दी खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं, हम चीज़ों को अपने तनाजुर में देखने लगता। कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, ना कर रहा हूं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम उजलत में उसको अपने हक में देखने लगते हैं। हमें ये देखना होगा कि जिस तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है ये भारत के अपने तनाजुर में, और अगर अब बात तो तब होती जिसकी पजीराई हम भी करते कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर से कर्फ्यू उठाने का, कश्मीरियों को आज़ादी देने का और उनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं
जो इत्तलात तक रसाई का, ये तमाम चीज़ों पर से पाबंदी फौरी तौर से उठाने के अहकामात देते तो लगता कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है, कश्मीरियों पे उन्हें दिलचस्पी है। मसलहत पसंदी, जैसे मैंने पहले कहा, इसमें मसलहत पसंदी नज़र आ रही है और इसमें झुकाव है बाकायदा तौर पर। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर आज एक रिलीफ मिल सकता था और दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा मोतबर इदारा होता है जिससे कि अवाम को तवक्कुआत होती है कि वो अवामी जो राय है उसका भी एहतराम करेंगे और अवाम को रिलीफ मिलेगा। तो कश्मीरी अवाम को आज ऐसा कोई रिलीफ मिला नहीं। और वो बात अनवार हाशमी की बिल्कुल ठीक है कि अब समाअत भी उसकी अक्टूबर में कहीं जाकर होगी, तो इससे खुद अंदाजा आप कर सकती हैं कि क्या होगा। हाँ, ये जहाँ तक बात है कि बैनुल-अक़वामी मास पर, तो मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पर पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अक़वाम आलम या जो दीगर ममालिक, यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका है, और जो जिनके पास पावर है अक़वाम मुत्तहिदा में, वो अपने मफाद में फैसला करेंगे। बातें हमसे सब डिप्लोमेटिक ज़बान में बहुत अच्छी करेंगे, वज़ीर आज़म की मुलाकातें भी बहुत अच्छी रहेंगी जिन्हें बहुत शानदार तरीके से बयान किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान ये ज़बान नहीं समझ रहा है। सही। मुजीब, आप क्या समझते हैं, ये जो रफ़त ने कहा कि कुछ और करना पड़ेगा, ये बात सही है कि हमें हकीकत पसंद होकर सोचना चाहिए, हमें खुशफहमियों का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन चलें, उधर हमारी बात मान भी ली गई, हमने अपना मौक़िफ़ मनवा भी लिया, तो दुनिया हमारे लिए क्या कर सकती है? क्या वो भारत को मजबूर कर सकती है कि वो दोबारा से उसी पोजीशन पे ले आए? या वो तो ज़ाहिर है हम नहीं चाहेंगे, हम चाह रहे हैं इस वक्त कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिले और वो अपनी जिंदगियों का फैसला खुद करें। आप क्या समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्या होगा? फरजाना, वज़ीर आज़म का खिताब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बहुत अहमियत का हामिल होगा और उसके नतीजे में हम तवक्को रखते हैं कि दुनिया के ममालिक की अक्सरियत हमारे मौक़िफ़ की तायीद करे और उसके बाद भारत पर प्रेशर पड़े कि वो यहाँ पे रेफरेंडम की तरफ जाए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हाल हम गुज़िश्ता 50-52 बरस में देख चुके हैं। कभी भी उनको संजीदगी से भारत ने नहीं लिया, हमेशा नजरअंदाज किया और फिर बाद में अब जाके उनकी तरफ से कहा जाता है कि वो करारदादें काम की नहीं है क्योंकि शिमला मुआहिदा हो गया, इसलिए उसको इस तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए मामलात को वो कोई संजीदगी से ले नहीं रहा। मगर अगर हम सही तरीके से अपने तमाम पत्ते खेलें तो प्रेशर डेवलप होगा और अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन ममालिक हैं वो भारत पर दबाव डालें तो हालात में कदरे बेहतरी आ सकती है। कम अज कम वो जरूर हो सकता है कि कर्फ्यू हट जाए, कश्मीरियों को आज़ादी मिल जाए और वहाँ पे वो फ्रीली मूव कर सकें और इज़हार राय का हक उन्हें दे दिया जाए। लेकिन ये सोचना कि वहाँ पे फौरी तौर पे कोई रेफरेंडम हो जाएगा, ये कुछ हकीकत पर मबनी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं उससे भी कहीं ये नहीं लग रहा था कि कश्मीर कोई मकबूजा रियासत है। वो कश्मीर को अपना हिस्सा ही ट्रीट कर रहे थे और अपने हिस्से के लिए हुकूमत को कह रहे थे कि वहाँ पे हालात को नॉर्मल करें। इसलिए कोई ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आलमी बिरादरी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, खसूसन जो वीटो पावर्स हैं, अगर वो भी दबाव डालें तो हालात में बेहतरी जरूर आ सकती है। हालात में बेहतरी ज़रूर आ सकती है और हमें अपना मुकदमा जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज से लड़ना चाहिए और अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखना चाहिए और दुनिया से मनवाना भी चाहिए। तो ये वो चीज़ है कि जो हम इस वक्त और कोशिशें भी कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम पर, और यकीनन खान साहब बड़ी बेहतरीन तैयारी के साथ जा रहे हैं, बहुत मामला जो हैं वो तय हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज कश्मीर के हवाले से इस प्रोग्राम में ब्यूरो रिपोर्ट में डिस्कस की। अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा बात करेंगे करतारपुर राहदारी की, एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से और अब हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की। पाकिस्तान का ये वो तोहफा है अपनी सिख बरादरी के लिए जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं और ख़ास तौर पर भारत में रहने वालों के लिए कि वो आएं और अपनी जो उनकी दरबार साहब तक फ़ाल रसाई का जो एक वादा है वो पाकिस्तान ने पूरा कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को इसके इफ्तिताह का फैसला कर दिया गया है, जो इस बात का सबूत भी है कि पाकिस्तान अक़लियतों का और उनके हकूक़ का कितना ख्याल करता है। ओवरऑल भी अगर हम पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से सूरत हाल देखें, ख़ास तौर पर सिख और हिंदू बिरादरी और इवन के क्रिश्चियन और दूसरी कम्युनिटीज भी जहाँ यहाँ पे जो रहती हैं, तो हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि उनके जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनको वहाँ तक न सिर्फ हर मुमकिन रसाई दी जाए बल्कि उनकी हिफाजत का और उनको सहूलत देने का भी पूरा इंतज़ाम किया जाए। ओवरऑल जो ये सिचुएशन है, अब अगर हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करें तो अपने साथियों से इस हवाले से बात करेंगे। और तारिक चौधरी साहब, चूंकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है और फिर वो जो सरहद के उस पार रहते हैं उनकी कितनी तैयारी है। जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है तो आज आपको मालूम होगा कि बहुत बड़ी एक मीडिया कॉन्टिजेंट जो थी वो इस्लामाबाद से गई और वहाँ उस मुतबर्रक मकाम जो कि सिखों के लिए मुतबर्रक तीन मकाम है उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका दौरा किया और जायज़ा लिया कि वहाँ अब कितना काम बाकी है। तो अब ये बात यकीन से कही जा सकती है कि इस साल नवंबर के दौरान जब बाबा गुरु नानक देव जी की जो बरसी है वो जब होगी तो ये एक नए दौर का आगाज़ हो चुका होगा। दोनों तरफ से पाकिस्तान में तो सिख हैं काफ़ी तादाद में, लेकिन जो ईस्टर्न पंजाब है वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में सिखों की आमदरफ्त शुरू हो जाएगी कि जो कि इस गुरुद्वारे का उसका विज़िट करेंगे और ज़ियारत करेंगे। लेकिन ये इससे एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ वो मुल्क है, मैं पिछले मौजू से जोड़ूंगा कि एक तरफ तो वो मुल्क है जिसने अपने ही मुल्क के 80 लाख शहरियों को यरगमाल बनाया हुआ है और दावा यह करता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है, दावा यह करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन हालत ये है कि उसी मुल्क में मुसलमानों को तो छोड़ दें 1983 में इसी मशरकी पंजाब में भारतीय अफवाज जो थी गोल्डन टेम्पल पर चढ़ दौड़ी और वहाँ ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से, और हज़ारों की तादाद में सिखों को मारा और उस मुतबर्रक मकाम की भी बेहरमती की। जबकि पाकिस्तान में देखें सिखों के जो अगर 20 जो है वो अहम तरीन या मुतबर्रक तरीन मकामात हैं तो उनमें से 18 जो है वो पाकिस्तान में है, यानी मेजॉरिटी पाकिस्तान में है। सही। और हालत ये थी कि गुज़श्ता कई अशरों से जो सिख थे बेचारे वो दरिया रावी के उस पार वहाँ खड़े होकर एक दूरबीन से उस मकाम का नज़ारा करते थे जहाँ आना उनके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है एक सिख के लिए। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल फैसला किया, सिर्फ एक साल के अंदर अगर न सिर्फ फैसला किया बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तमाम जो सफारती जो अड़चने थी वो भी दूर कर दी, जो प्रोसीजरल चीज़ें थी वो भी दूर कर दी, सड़कें बन गई, वहाँ सहूलियात बन गई और अब अगले महीने 1.5 महीने बाद वहाँ जब उनका दिल करेगा वो उस दिन भी आ सकेंगे और पूरा साल उनकी आमदरफ्त जारी रहेगी। लेकिन अब अगली बात ये आपने कहा कि उस तरफ क्या तैयारी है, मुझे आज भी शक है कि भारतीय हुकूमत जो है वो सफारती इक़दामात का, सिक्योरिटी का बहाना करके, प्रोसीजर का बहाना करके अभी भी इसके रास्ते पर रुकावटें डालेगी। आपको याद होगा गुज़श्ता साल जब इसका इफ्ताह होना था उन्होंने बाकायदा तौर पर उसमें जी बिल्कुल आपकी बात, चूंकि और साथियों को भी और टाइम बहुत कम है तो मैं यही सवाल जो आपने उठाया है इसको लेके अनवर हाशमी की तरफ जाऊंगी कि अनवर आप क्या समझते हैं कि जो चौधरी साहब कह रहे थे और खदशा जाहिर कर रहे थे कि सरहद के उस पार से यकीनन कोई ना कोई बहाना बनाया जाएगा, आप क्या समझते हैं?
دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں نا. پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور یہ وعدہ پورا کرنا مودی سرکار کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہو رہا ہے بین الاقوامی طور پہ بھی, کیونکہ ایک ایسے وقت میں آپ یک طرفہ طور پہ اوبلائج کر رہے ہیں. پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ ہندو شہریوں بھارتی شہریوں کو آپ ویزا فری انٹری دے رہے ہیں اور یک طرفہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بھارتی شہری یعنی کہ سکھ جو ہے وہ آئیں گے. اس کے بدلے میں کوئی آپ کے شہریوں نے وہاں زیارت کے لیے نہیں جانا, بلکہ ان کے تو وہاں پہ مذہبی مقامات جو اسلامی مقامات ہیں وہاں جانے پہ پابندی اور بہت محدود اجازت دی جاتی ہے. اس حوالے سے بھی بھارت کو جو ہے نا سبکی کا سامنا تبصروں میں تجزیے میں کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طارق صاحب کہہ رہے تھے بنیادی طور پہ 9 نومبر کو وزیر اعظم افتتاح کریں گے, ٹھیک 3 دن بعد جو ہے ان کے جو بانی بابا گرو نانک ہے ان کا جنم دن ہے. جنم دن پہ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو بھارت اس انداز میں, آخری لائن میں بتاؤں گا کہ بھارت نے رکاوٹیں اس انداز میں شروع کر دی ہیں کہ وہ غیر ضروری مطالبے کر رہے ہیں. اپنے آفیشلز کو پاکستان کے دیگر علاقوں تک جانے کا بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور سکھوں کی تعداد جو کہ 5000 ڈیلی ہے وہ اس کو بہانہ بنا کے 10,000 اور اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن سکھ ایگری کر رہے ہیں کہ پاکستان میکسیمم اجازت دے رہا ہے وہ انہیں قبول ہے. جی فرزانہ. ٹھیک ہے رفعت, آپ کیا سمجھتی ہے؟ ٹائم بالکل ختم ہے, 2-3 منٹ ہی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ 1.5 منٹ میں آپ اپنی بات ختم کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کوئی بہانہ بنا سکتا ہے؟ میں اس سے تم کر دوں گا. میں یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے, بر وقت فیصلہ ہے, اچھا فیصلہ ہے, بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو, سکھ برادری نے دنیا بھر میں جس طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا ہے تو پاکستان اس سے اچھا تحفہ کوئی نہیں دے سکتا تھا کہ ان کے مقدس مقامات کو جو ہے وہ کھول دے. مجھے ہم تو تحفہ دے رہے ہیں لیکن بھارت پھر اپنی کوئی نہ کوئی بہانہ بازی کر رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فرزانہ, آرمی نے وعدہ کیا تھا سدھو سے اور انہوں نے آخر کر دکھایا. یہ بہت بڑا خیر سگالی کا جذبہ ہے. ایسے حالات میں جب کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے تو ہم ایک بھارتی اقلیت کو اپنے آنے کی اس طرح ویزا فری انٹری دے رہے ہیں اور تمام سیکیورٹی وغیرہ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم خیر سگالی کے طور پہ انہیں آنے کی اجازت دے رہے ہیں. لیکن اس طرح کا جذبہ بھارت کی طرف سے نہیں دکھایا جا رہا. وہاں سے متواتر ریشہ دوانیاں بھی جاری ہیں, عرضہ سرائی بھی جاری ہے اور مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور دنیا کو یہ چیز باور ہو گئی ہے کہ وہ کس نہج پہ چل رہے ہیں اور ہم کس پرامن سزا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. صحیح, بالکل, وہ کس نہج پہ چل رہے ہیں اور ہم کس پرامن فضا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے, جیسے کہ میں نے کہا, کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے, لیکن دوسری طرف سرحد کے پار اگر آپ دیکھیں تو وہاں صرف ایک اب ہندو ریاست رہ گئی ہے. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہے گا. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.